ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और अभी हमारे साथ स्टूडियो में रघुवीर सिंह मौजूद हैं, सर्वे करता है इंडिपेंडेंट पब्लिक सर्वे के। चलिए उनका रुख करते हैं। रघुवीर जी, आपने सर्वे किया और उसके बाद आपने क्या अनुभव क्या किया कि अब 15 साल से जो कांग्रेस जो वहां पर पद पर काबिज थी, इनकम्बेंसी थी, उसकी लहर वहां पर देखने को मिली या फिर बीजेपी की लहर देखने को मिली? देखो, ऐसा तरुण गोगोई एक बेदाग छवि के नेता हैं, उन पे आज तक कोई दाग नहीं लगा है। कांग्रेस की 15 साल की जो इनकम्बेंसी थी उसकी बजाय 2 साल की मोदी जी की जो शासन था वो भी देखने को मिला। तो वहाँ पब्लिक में एक रिएक्शन था कि 15 साल में कांग्रेस ने जो किया उससे ज़्यादा ख़राब मोदी जी का 2 साल का शासन रहा, जो उन्होंने इतने वादे किए जो मुझे देखने को मिले। और अगर आप बीजेपी की बात करें तो बीजेपी अगर 5 सीट पहले थी, 5 से बढ़ के 35 या 40 पे आती है तो वो एक उसके लिए लहर ही होगी। पूर्वोत्तर राज्यों में उसका खाता खोलते आगे सरकार के लिए। जी, तो ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि आपने बताया, अगर तरुण गोगोई की बात करते हैं, बेदाग छवि वाले वो नेता हैं और अब भी दावेदारी सीएम के लिए उनकी है। लेकिन अगर बीजेपी की लहर के लिए इसलिए सवाल किया क्योंकि अपर अगर हम असम की बात करते हैं तो एक बड़ा रोल उसका रहता है, एक बड़ी बैंक वोटिंग वो होती है और पिछले असेंबली इलेक्शन की बात करें तो एक अच्छा रोल अदा किया था बीजेपी ने। क्या इस बार जो है वो रोल कहां अदा करने वाली है अपर असम? देखो, अपर असम में सबसे ज़्यादा चाय बागानी लेबर है जो कि हमेशा कांग्रेस का वोट बैंक रही है और लोकसभा के चुनाव में काफ़ी हद तक थोड़ा सा वो बीजेपी की तरफ झुकी, तो 14 में से 7 सीटें बीजेपी अपर असम में जीत के आई। लेकिन इस बार मैंने मौके पे जाकर के देखा तो इस 2 साल की जो मोदी जी की जो वादे थे उन पे वो खरे नहीं उतरने के कारण वो लेबर, चाय बागानी लेबर वापस मोर देन 60% कांग्रेस की तरफ आ गई। मैं जगह जगह चाय बागानों में गया, जहाँ भी मेरे को चाय बागान मिले, मैं 2-2 किलोमीटर पैदल चल के भी अंदर बागानों में गया हूँ जहाँ चाय पत्तियाँ तोड़ती हैं औरतें, 150 से 200 के झुंड मिलते हैं। उनको मैंने कहा कि मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, हाथ जोड़ के उनको, पहले तो बहुत गरीब हैं, वो डरते हैं कि पता नहीं किसी पार्टी से हैं या क्या हैं। फिर जब उनको बताता हूँ कि मैं एक पब्लिक सर्वे कर रहा हूँ, मेरे को किसी पार्टी से कोई नाता नहीं है, तो उन्होंने बताया इस बार हमने कांग्रेस को दिया है, इस हाथ से कमाते हैं, इस हाथ से खाते हैं। इस हाथ को हमने 1991 में पकड़ा था, उसके बाद 1-2 साल पहले छोड़ा था, आज फिर वापस इस हाथ को पकड़ा है। तो एक उम्मीद यहाँ पर कही जा सकती है कांग्रेस से, क्योंकि अच्छे दिनों का वादा जो बीजेपी ने किया था वो उनको कहीं पे नजर नहीं आ रहा है और इसीलिए वो पुराने दिनों की तरफ जा रहे हैं, शायद उससे अच्छे दिन आ जाए, ये यहाँ पर इतना ही समझ में आ रहा है। जैसे कि आपने बताया कि जो चाय के बागानों में महिलाएं काम करती हैं, बेहद गरीब हैं, उनसे आपने बात की। दूसरी तरफ अगर हम आसाम में नीचे जाते हैं, कुछ पढ़ी लिखी भी हैं, सरकारी नौकरी भी करती हैं, उन महिलाओं का क्या कुछ कहना है? क्या पुरुष और महिलाएं आपस में बंटे हुए हैं या फिर एक ही नजरिया उनका सामने आ रहा है? नहीं, महिलाओं का रुख बड़ा साफ था। पुरुष वर्ग की बजाय महिलाएं ज़्यादा स्पष्टवादी थी। मैं जहाँ जहाँ महिला अकेली से किसी भी दो या 5 महिलाओं के झुंड से मिला तो उन्होंने अपनी बात बड़ी स्पष्टता से रखी। मेरे को याद है, मैं एक गुजर रहा था तो एक आंगनबाड़ी केंद्र था, मेरे को आसामी में लिखा हुआ था, मेरे को नहीं समझ में आया। ये समझ में आया कि 40-50 औरतों का झुंड है, कोई पेपर वर्क कर रही हैं, तो कोई गवर्नमेंट ऑफिस है। मैंने परमिशन मांगी, मैं अंदर आ सकता हूँ क्या? तो उन्होंने कहा आ जाइए। तो मैंने उनसे पूछा आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हैं तो नेचुरली वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी या पंचायत से होंगी। तो मैंने सबसे सवाल किया कि इस बार आप कांग्रेस को जीतता हुआ मानती हैं या बीजेपी को? तो उन 50-60 औरतों में से मात्र 4-5 औरतों ने मुझे ये कहा बीजेपी, बाकी सब ने कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। मैंने कारण पूछा कि बीजेपी की लहर चल रही है, कांग्रेस क्यों? उन्होंने कहा कि हमें आज भी याद है एजीपी का शासन 15 साल पहले जो था, जो अराजकता थी, जो कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलता था टाइम पे, वो दिन हमें आज भी याद है। आज बीजेपी ने उसी एजीपी का दामन पकड़ लिया, तो हम क्या विश्वास करें इस चीज़ का? वो जो एक सुशासन लाए हैं कांग्रेस ने, आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस ने काम नहीं किया। तो एक एजीपी आपने यहाँ पर बोला है, उससे रिलेटेड भी मैं आपसे सवाल करूंगी, लेकिन बात सरकारी नौकरी वाली महिलाओं की हो रही है। तो अगर पूरे सरकारी नौकरी वाले आवाम की हम बात करें, जिसमें पुरुष भी हैं, कुछ यूथ भी है, उनका क्या कुछ कहना है? देखो, कर्मचारी वर्ग का ये नज़रिया था कि कर्मचारी वर्ग पहला तो बोलना नहीं चाहता, डरता हुआ, वो बोल नहीं था। जब मैंने
मैंने एक स्पेशल चीज़ देखी आसाम में कि अकेली 4-5 औरतों के झुंड से बात करता हूँ, वो बड़े आराम से बात करती हैं या बता देती हैं। उनके साथ जैसे ही किसी पुरुष होता है तो उनसे पूछता हूँ तो वो उससे डिफ़र कर जाती है। जैसे पहले पुरुष बोलेगा, उसके पीछे पीछे वो भी, चाहे वो बीजेपी बोले चाहे कांग्रेस बोले। अब महिला अकेली से पूछता हूँ तो महिलाओं, जितने भी सरकारी कर्मचारी थे, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमने एजीपी का शासन देखा है, कांग्रेस ने ये कहना बहुत गलत है कि कांग्रेस ने नहीं किया। एक बुजुर्ग ने मेरे को एक बहुत बड़ी बात कही कि आज से 15 साल पहले एजीपी के शासन में लड़की वाले अपनी लड़की की शादी सरकारी कर्मचारी से नहीं करते थे। बोलो इसका पेट कहाँ से भरेगा ये। मेरे को ये सुन के बड़ा ताज्जुब हुआ। आज कोई भी अपनी बेटी देना चाहता है तो वो सरकारी कर्मचारी ढूंढता है, और 15 साल पहले एजीपी के शासन में एक बुजुर्ग 75 साल का आदमी ये कह रहा है कि सरकारी कर्मचारी को मैं मेरी बेटी तो अगर दूंगा। तुलना की हम बात कर ली जाए, जिस तरीके से आपने एक एग्जांपल दिया, वाकई हैरान करने वाला है। एजीपी की हम शासन की बात कर ले, 15 साल कांग्रेस के शासन की बात कर ले, तो अगर तुलना की जाए तो क्या समझ में आता है? देखो, कांग्रेस का शासन जो जनता से मैंने वहाँ महसूस किया, कस्बों में व्यापारी वर्ग है या जो भी है वो एक बीजेपी की तरफ है, मेन कस्बों में, मेन शहरों में। बाकी ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में आज भी कांग्रेस जिंदा है। आज ये कहना बढ़ चढ़ के, ये एक बीजेपी की आदत भी रही है। जहाँ तक मैं बोलता, हर चुनाव में देखते हैं, बिहार में भी देखा, दिल्ली में भी देखा, बीजेपी आ रही है, बीजेपी आ रही है, लास्ट में आकर के वहीं खड़े हो जाते हैं। वही चुनाव ग्राउंड लेवल पे मैं जब गाँव में जाता हूँ, गया, तो मेरे को यही चीज़ मिली कि कांग्रेस अभी जिंदा है। चलिए, तुलनात्मक रूप से हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस अभी वहां पर जिंदा है। बिल्कुल। हेमंत बिस्वा की हम बात कर लेते हैं। श्री हेमंत बिस्वा, उनका जिक्र करना बेहद जरूरी है क्योंकि वो कांग्रेस के 9 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन इससे क्या बीजेपी को फायदा हुआ या फिर हेमंत जी को फायदा हुआ? देखो, राजनीति में कोई किसी का साथी नहीं होता, अपने अपने फायदे के लिए मिलते हैं, अपने फायदे के लिए अलग हट जाते हैं। जी। हेमंत जी को बीजेपी में फ़ायदा लगा, उनको यूँ लगा होगा शायद, मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि इनकम्बेंसी का एक फैक्टर आएगा तो मैं बीजेपी में चला जाऊं, या तरुण गोगोई से उनके मतभेद, जो भी उनका अंदरूनी मामला मैं नहीं जानता जी। लेकिन जो बीजेपी के मूल वोटर थे उनसे मैंने बातें की तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा, हेमंत जी ने पहले कांग्रेस का बेड़ा गर्क किया, अब बीजेपी का बेड़ा गर्क करेंगे। तो दोनों ने अपना फ़ायदा देखा। हाँ, ये सच है कि हेमंत जी एक अच्छे राजनीतिक और जनाधार वाले नेता हैं, तो बीजेपी को इसका फ़ायदा ज़रूर मिला है। हाँ, हेमंत जी अगर कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में है तो शायद उनके मन में ये थी कि कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो सीएम के लेवल का हो, और कांग्रेस में वो सेकंड लीडर थे तरुण गोगोई के बाद में, तो इसलिए शायद वो सीएम की दावेदारी के लिए आए। लेकिन उसके बाद में जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोनोवाल जी का नाम जैसे सीएम के लिए दावेदारी के रूप में पेश किया, तो शायद हेमंत जी को झटका लगा होगा। बिल्कुल, तो कांग्रेस के लिए एक थोड़ी सी मुश्किल उस वक्त के लिए कही जा सकती है, लेकिन शायद इसके लिए उन्होंने अपने पूरे समीकरण को इस तरीके से संभाल लिया होगा। कुछ रणनीति उन्होंने जरूर यहां पर तैयार की होगी। 2 चरण में चुनाव यहां पर हुए, पहला 4 अप्रैल को पहले फेज का, दूसरे फेज की बात करें तो 11 अप्रैल को। दोनों की अगर तुलना करें तो उससे क्या कुछ अभी तस्वीर जो है वो निकल कर आ रही है? देखो, फर्स्ट फेज में 65 सीटों पे चुनाव था अपर आसाम में। अपर आसाम हिंदू बाहुल्य है, वहाँ पे मुस्लिम काफ़ी माइनॉरिटी में है, पर कॉन्स्टिट्यूंसी 10,000-15,000 वोट हैं। तो अपर आसाम में बीजेपी को जो 7 सीटें मिली थी लोकसभा चुनाव में, तो शायद बीजेपी ने ये सोचा होगा कि यहाँ पे मैं सारी सीटें जीत जाऊंगी, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण। लेकिन अपर आसाम में जाकर के मेरे को जब इंटरनल गाँव में गया तो मेरे को पता चला कि 65 में से 25 सीटें कम से कम कांग्रेस किसी भी सूरत में जीतेगी। हर मतलब गुना भाग मैंने बीजेपी के वर्कर से उनसे पूछ के कि मेरे को कॉन्स्टिट्यूंसी में, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने वोटर हैं, कितने किस जाति के वोट हैं, उनसे कहलवा करके तो उन्होंने भी कांग्रेस का यहाँ पर हाँ, जिक्र कर दिया। फिर लास्ट में वो इस कैलकुलेशन पे आते हैं कि नहीं जी यहाँ तो कांग्रेस जीत रही है। ये यहाँ के जो वोट, जैसे कि आपने बताया कि 65 में से 25 वो कांग्रेस के कहीं नहीं जाएंगे। मुस्लिम वोट बैंक की बात करें तो वो भी कहीं पे नहीं जाने वाली, ऐसा यहाँ पर अभी तक तुलनात्मक रूप से सामने आ रहा है। और अगर रघुवीर जी, ये सवाल करना बेहद जरूरी क्योंकि काफी राजस्थानी वहां पर है, हिंदी भाषी वहां पर है, बिहारी भी काफी वहां पर रहते हैं। अगर उनके रुझान की बात करें तो उसे क्या कुछ समझ आ रहा है, क्या कुछ तस्वीर निकल कर आ रही है उसे लेकर? देखो, आसाम मेरे को एक ऐसा स्टेट लगा जहां शायद हर स्टेट के हैं जिसको कहीं जगह नहीं मिली, वो लोटा लंगोटी लेके आसाम पहुंच गया जी।
मारवाड़ी भी पहुंच गए, नेपाली भी पहुंच गए, बांग्लादेशी भी पहुंच गए, मणिपुरी भी पहुंच गए, तो एक मिक्स कल्चर है। लेकिन हमेशा कांग्रेस के साथ ज़्यादा रहे हैं। तो मारवाड़ी समुदाय तो 150 साल पहले जो चले गए वो तो एक तरीके से आसामी हो गए। जो 50 साल में पलायन किए हैं वो मारवाड़ियों से मैंने जानने की कोशिश की, तो वो तो बीजेपी के साथ ज़्यादा है जी। बाकी नेपाली और आसामी ब्राह्मण जो है अपर आसाम में, वो 50% आज भी कांग्रेस के साथ है। चलिए लास्ट सवाल मैं आपसे यहाँ पर करना चाहूंगी, समय की कमी यहाँ पर है कि जो गठबंधन यहाँ पर बीजेपी ने किया, एक आखिरी क्षण में भी किया, एक पहले वो कर चुकी थी, उससे उसे कितना फायदा मिलने वाला है। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर मैक्रो बूथ, यहाँ पर मैनेजमेंट सिस्टम से उन्होंने चुनाव लड़ा है, उससे उसको कितना फायदा मिलेगा? देखो, ये सच है कि कांग्रेस का बूथ मैनेजमेंट मैंने जानने की कोशिश की तो उनका बूथ मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। बीजेपी ने एक बड़े लेवल पे पहली बार इस लेवल पे चुनाव लड़ा है, उनके नए कैंडिडेट थे, तो वो बूथ मैनेजमेंट नहीं कर पाए जो कांग्रेस ने किया। क्योंकि कांग्रेस को 6 महीने पहले आभास हो गया था कि हाँ, मेरी 15 साल की इनकम्बेंसी मेरे सामने आएगी, तो उन्होंने अपना एक बूथ मैनेजमेंट बहुत अच्छा किया। बाकी लोअर आसाम मुस्लिम बाहुल्य है पूरा का पूरा, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में मोर देन 60% मुस्लिम है, तो वहाँ 7-8 सीटें ज़्यादा, कम से कम 7-8 सीटें यूडीएफ काट रही है, अजमल जी काट रहे हैं। बाकी जो मुस्लिम है वो पूरा का पूरा डाइवर्ट हो गया। सेकंड फेज में राजनाथ जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि 1971 के बाद में जितने भी बांग्लादेशी हैं उनको निकाला जाएगा। लेकिन उसके बाद में सेकंड फेज के राजनाथ जी के स्टेटमेंट के बाद में हेमंत जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि 71 नहीं, हम 1951 करेंगे। उससे मुस्लिम वोट, जो जितने भी मुस्लिम वोट है, जो मोर देन 60% है लोअर आसाम में, उनमें एक डर बैठ गया। उन्होंने पोलराइजेशन हो गया, एक हिंदू बीजेपी की तरफ आ गया, मुस्लिम पूरे के पूरे या तो यूडीएफ को चला गया या कांग्रेस को चला गया। जो था, इसलिए कई लोगों को समझ में नहीं आ पा रहा था, और इसलिए ये जो एग्जिट पोल हमने दिखाया है और आपने जो वहां पे सर्वे किया, उससे बहुत कुछ जो है यहाँ पर जनता को समझ में आया होगा, कुछ समीकरण यहाँ पर समझ में होगा। बाकी जो नतीजा है वो कल सामने आने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया रघुवीर, तमाम यहाँ पर जानकारी देने के लिए, अपने सर्वे की जानकारी जो है वो महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल खास प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए फास्ट इंडिया। नमस्कार।